जब एक कोल्ड और एरोगेंट ब्यूटी क्वीन अचानक अपनी हियरिंग खो देती है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा नफरत होती है कि कोई उसके लेफ्ट ईयर के पास आए, क्योंकि वहां उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जिस पर इवन मैन मेल लीड को भी कई साल लगते हैं, तब जाकर वो मुश्किल से उसकी गार्ड डाउन करवाता है। लेकिन मैं, एक ईविल साइड कैरेक्टर, इस रूल को बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि इसे तोड़ने की ही कोशिश करता रहता हूँ। जिस पर मैं लियू न्यूयेन के लेफ्ट ईयर के पास झुककर धीरे से कुछ बोलता हूँ, और ये एक्ट इतना सडन होता है कि वह सीधे उसके इंजर्ड ईयर के पास जा लगता है। यह देखकर लियू न्यूयेन एक पल के लिए स्टंट हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं, जिस पर वो बिना किसी हेजिटेशन के मेरा हाथ झटक देती है और मेरी रिस्ट पर तुरंत एक रेड मार्क बन जाता है, जिस पर वो नोटिस करती है कि मेरी आंखों में आंसू तैर रहे हैं, और मैं बोल पड़ता हूँ, तुम्हारा हाथ इतना स्ट्रांग क्यों है? यह सुनकर भी लियू न्यूएन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता, क्योंकि वो रेयरली किसी लड़के से इंटरैक्ट करती है, और ऊपर से मैं वही इंसान हूं जिसने उसे हर्ट किया था, यानी मैन कल्प्रिट। जिस पर वो सिर्फ दो शब्द बोलती है, डिजर्व्ड, और फिर ठंडे टोन में पूछती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही कोल्ड रहती हो? जिसे सुनकर मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ कि तभी तो तुम हमेशा अकेली रहती हो, लेकिन बाहर से ओबीडियंट बनकर बोलता हूँ, सच में सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। जिस पर मेरा टोन अचानक चेंज हो जाता है, और मैं उसकी बात को सीधे पलटकर बोल देता हूँ, तुम भी डिजर्व करती हो, वहां इतने लोग थे, फिर भी तुमने मुझे ही क्यों रोका? लियू न्यूयन, क्या तुम मुझ पर इंटरेस्ट रखती हो? जिसे सुनकर पता नहीं मुझे इल्यूजन होता है या सच में उसके होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं, लेकिन मैं ठीक से देख पाता उससे पहले ही वो फिर से कोल्ड नजरों से मुझे घूरती है, और उसके होंठों पर हल्का ब्रूज दिखता रहता है। जिस पर वो कहती है, मैं स्ट्रे कैट्स पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। यह सुनकर मेरे दिल को सीधा चोट लगती है, जिस पर मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ, शॉक भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहता हूँ, और मेरे गाल तुरंत लाल हो जाते हैं, जिसके साथ मेरे दिमाग में क्लासरूम के बाहर का सीन फ्लैश होता है, और मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भड़क उठता है, जिस पर मैं इम्पल्सिवली बोल पड़ता हूँ, क्या तुम शेन जिया यान को पसंद करती हो? जिस पर उसकी आंखें अब भी उतनी ही कोल्ड रहती हैं, और वो कहती है, तुम जैसा चाहो वैसा सोचो, लेकिन एक स्टेप पीछे हटकर देखो, मेरे दिल में कौन है इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जिसे सुनकर मैं होंठ दबाते हुए कहता हूँ, बहुत बड़ा रिलेशन है। जिस पर मैं आगे बोलता हूँ, मैंने उसकी लुक्स पर नजर रखी है, इसलिए लियू न्यूयन को मेरा होना ही पड़ेगा। यह यंग मास्टर हमेशा से ऐसा ही रहा है, टोटली एरोगेंट और डोमिनियरिंग। फिर मैं जानबूझकर लाउड वॉइस में बोलता हूँ, शेनजिया यान मेरे बराबर कैसे हो सकती है? इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। जिस पर मैं कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता हूँ कि तुम जल्दी या देर से रिग्रेट करोगी, लेकिन सच में वो रिग्रेट करती है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त तो मैं खुद कहीं छिप जाना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली चाहे मैं कितना भी एरोगेंट रहूं, लेकिन ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट वर्ड्स मैंने कभी नहीं बोले थे, जिसे याद करके मुझे खुद शर्म आने लगती है। इसके बाद मैं अपने कंफर्टेबल रूम में लौटता हूँ और सीधे बड़े बेड पर गिर जाता हूँ, जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो और मैं बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता हूँ। फिर अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि आज स्कूल में बहुत सारे काम बाकी हैं, जिसे सोचकर ही सिर दर्द होने लगता है। जिस पर मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब आराम से सो सकता था, लेकिन हाई स्कूल लाइफ में हर दिन लेट सोना और जल्दी उठना पड़ता है, इसीलिए क्लास में हमेशा नींद आती रहती है। जिस पर मैं फैमिली की लग्जरी कार में बैठकर स्कूल पहुंचता हूँ और गेट के सामने इंटेंशनली शो ऑफ करते हुए उतरता हूँ, जिससे आसपास के लोग मुझे एडमायर करते रहते हैं। जिस पर मैं जम्हाई लेते हुए हाफ स्लीपी हालत में आगे बढ़ता हूँ, तभी अचानक कोई मेरा रास्ता रोकता है, जिस पर वो कहता है, हे स्टूडेंट, तुम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने हो? और मैं देखता हूँ कि वो लड़का मुझसे आधा सिर छोटा है, उसके गले में डिसिप्लिन कमेटी का बैज लटका है, बाल नीटली सेट हैं, और उसकी आवाज सॉफ्ट और पॉलिट है। जिस पर मैं आंखें सिकोड़कर उसे देखता हूँ और अंदर ही अंदर कम्पिटिटिव फीलिंग जागने लगती है। जिसके बाद मैं अपनी पीच ब्लश आइज उठाकर केयरलेस टोन में बोलता हूँ, तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है क्या? नहीं पहना तो नहीं पहना। जिस पर शेनजिया यान का इनोसेंट और वीक सा एक्सप्रेशन देखकर मुझे अंदर से मजा आता है, जैसे वो कोई फ्रेजाइल व्हाइट लोटस हो, लेकिन उसने शायद मेरे जैसा अनरीजनेबल इंसान पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो कुछ देर के लिए स्टंडेड रह जाता है और फिर डीप ब्रेथ लेकर फर्म टोन में बोलता है, यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। जिस पर मैं उसकी डिसलाइक को क्लियरली फील करता हूँ और मेरा एटीट्यूड और भी खराब हो जाता है। जिसके बाद मैं बोलता हूँ, तुम डिडक्ट करो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ, और साथ ही उसके हाथ से लिस्ट छीन लेता हूँ। जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूँ, मेरा नाम मूचन है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए मेरा नाम लिखने में? जिसे सुनकर शेन जिया यान घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, स्टूडेंट मू, प्लीज ज्यादा मत करो। जिस पर उसका वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे खुद भी लगता है कि मैं विलन जैसा बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं लिस्ट को छू पाऊं, कोई अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता है। जिस पर उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं दर्द से चिल्ला पड़ता हूँ और छूटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता। जिसके बाद मैं गुस्से में मुड़कर देखता हूँ और सामने लियो न्यूयेन खड़ी होती है। जिस पर शेन जिया यान तुरंत बोलता है, स्टूडेंट लियो, मैं ठीक हूँ, आप पहले उसे छोड़ दीजिए। और तब तक आसपास कई स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। जिस पर शेन जिया यान इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ छूने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही लियो न्यूयेन मुझे छोड़ देती है और मैं दर्द से ऑलमोस्ट रोने लगता हूँ।
मुझे सच में लगता है जैसे मेरा हाथ टूटने वाला था। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यह लियो न्यूयन आखिर किस तरह की मॉन्स्टर है, इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। जिस पर शेन जियायान मेरी रिस्ट पर रेड मार्क देखकर घबरा जाता है और कहता है, स्टूडेंट मू, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ, मेडिसिन लगा देते हैं। लेकिन मैं उसकी हेल्प को रिजेक्ट कर देता हूँ और इरिटेटेड होकर बोलता हूँ, तुम अपना काम करो, ज्यादा इंटरफियर मत करो। जिस पर लियो न्यूयन उसके सामने प्रोटेक्टिवली खड़ी हो जाती है और शार्प नजरों से मुझे घूरती है, फिर कहती है, मैं इसे ले जाती हूँ। जिसे सुनकर शेनजी अयान बोलता है, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, तो तुम मुझे लेकर जाओ। जिस पर लियो न्यूयन भौहें सिकोड़ती है और मना करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी हल्की लाल आंखों और अधूरे सूखे आंसुओं पर पड़ती है और मैं फिर से एटीट्यूड दिखाने लगता हूँ। जिस पर वो पूछती है, तुम श्योर हो? और मैं तुरंत बोलता हूँ, और क्या, और उसे घूरता रहता हूँ, बाहर से पूरा एरोगेंट यंग मास्टर बनते हुए, लेकिन अंदर से थोड़ा अनईजी फील करता रहता हूँ और सोचता हूँ अब क्या करेगी। जिस पर मैं तंज मारते हुए बोलता हूँ, तुम मुझे विलनली कैरी नहीं करना चाहती क्या? शेन जियायान के लिए तुम इतना हार्श अटैक कर सकती हो, लेकिन मुझे इन्फर्मरी तक ले जाने में तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है? यह सुनकर ली यूएनू यन हल्की सी कोल्ड हंसी हंसती है और सीधे मेरे पास आ जाती है। पीछे शेन जियायान कुछ समझाने की कोशिश करता रहता है, जिस पर वो उसे इग्नोर करती हुई मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए ले जाने लगती है। जिस पर मैं तुरंत स्टंट हो जाता हूँ और जब वो मुझे कई मीटर दूर खींच ले जाती है, तब जाकर मैं स्ट्रगल करना शुरू करता हूँ। लियो न्यूयन, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जिसके जवाब में वो बोलती है, तुम खुद ही तो इन्फर्मरी जाने की बात कर रहे थे। जिस पर मैं ऑकवर्ड हालत में बोलता हूँ, ये तरीका इन्फर्मरी जाने जैसा कहाँ लग रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे खत्म करने ले जा रही हो। लेकिन फिर भी मैं इजीली हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिस पर मैं जोर से बोलता हूँ, मैंने कहा था तुम मुझे कैरी करो। लेकिन लियो न्यूयन मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। जिस पर मैं इरिटेट होकर बोलता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। जिस पर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। लियो न्यूयन, तुम बहरी हो या गूंगी? यह बोलते ही अचानक वो मुझे जोर से धक्का देती है और जैसे ही मेरी नजर उसकी आईज जैसी ठंडी आंखों से मिलती है, मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। जिस पर मेरे सारे गुस्से वाले शब्द वहीं रुक जाते हैं और उसकी डार्क एक्सप्रेशन देखकर मेरी रीढ़ तक ठंडी हो जाती है। फिर भी मैं समहाउ अपना एरोगेंट एटीट्यूड बनाए रखता हूँ। तुम ही मुझे इग्नोर कर रही थी। मैं सच में तुम्हारे ईयर वाली बात जानबूझकर नहीं बोल रहा था, बस थोड़ा कंप्लेन कर रहा था। लेकिन अंदर से मैं डरने लगता हूँ कि कहीं वो सच में मुझे पीट न दे। जिस पर मैं चारों तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि आसपास कोई भी नहीं है, जिससे मुझे और अनईजी फील होने लगता है। जैसे ही लियो न्यूयन मूव करती है, मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ, जैसे किसी डेंजर से बच रहा हूँ। लेकिन वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है और सिर्फ बोलती है, फॉलो मी। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। जिस पर मैं कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रह जाता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रही है। लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो काफी दूर निकल जाती है और मैं मजबूरी में उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। इसके बाद हम स्कूल की इन्फर्मरी पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांग मुझे स्वेलिंग कम करने के लिए ऑनिंटमेंट देता है। जिस पर मेरा स्लो दिमाग अब जाकर समझता है कि इंजरी कोई बड़ी नहीं है, बस ऑनिंटमेंट लगाने से ठीक हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर कैजुअली पूछता है, तुम दोनों लड़ रहे थे क्या? और फिर एडवाइस देता है, लड़ो मत, लेकिन इतना जोर से अटैक भी मत किया करो। ये लड़का इतना डेलिकेट है, इतना फोर्स कैसे सह पाएगा? ये सुनकर लियो न्यूयन अपनी पॉकेट से पैसे निकालती है, जिसमें 10,000 और 50,000 के नोट्स होते हैं और उसके फेस पर साफ दिखता है कि वो मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। जिस पर मुझे ये देखकर इरिटेशन होता है और मैं तुरंत फोन निकालकर क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। फिर स्मग होकर बोलता हूँ, पॉकेट में पैसे नहीं है तो रिच बनने का एक्ट क्यों कर रही हो? जिस पर डॉक्टर का नजरिया मेरे लिए तुरंत बदल जाता है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं होती। मैं बस लियो न्यूयन को एम्बैरेस्ड होते देखना चाहता हूँ, लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के कामली अपने पैसे वापस रख लेती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिसे देखकर मुझे लगता है कि ये भी काफी थिक स्किन्ड है, शायद अंदर से खुश हो रही है कि उसके 1,20,000 बच गए। जिस पर मैं सोचता हूँ कि ये तो काफी स्टिंगी है, लेकिन फिर उसकी नॉर्मल बैकग्राउंड याद करके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। इसके बाद जब हम क्लासरूम पहुंचते हैं, तब फर्स्ट पीरियड आधे से ज्यादा खत्म हो चुका होता है। जिस पर लैंग्वेज टीचर, जो एक काइंड ओल्ड मैन है, हमें लेट आने पर बस लाइटली स्कॉल्ड करके अंदर जाने देता है। जिस पर मैं हैरान होता हूँ कि टीचर्स इतने नाइस कब से हो गए, फर्स्ट डे पर लेट आने पर भी पनिशमेंट नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे समझ आता है कि शेन जियायान ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा, तभी हम इतनी आसानी से बच गए। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ये सब लियो न्यूयन के लिए किया गया है, मैं तो बस साइड में बेनिफिट ले रहा हूँ। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि देखता हूँ लियो न्यूयन ये माइंड जब किसी के साथ अच्छा बिहेव करती है तो कैसी लगती है। जिस पर मैं विंडो साइड की तरफ देखता हूँ, जहाँ शेन जियायान अंदर बैठा होता है और लियो न्यूयन उसके पास खड़ी होती है। उसका टॉल फिगर उसे आधा कवर कर रहा होता है। जिस पर मैं देखता हूँ कि लियो न्यूयन थोड़ा झुककर उससे कुछ कहती है। बाहर पेड़ की पत्तियां हवा में हिलती रहती हैं और वो सॉफ्ट लाइट उनके डेस्क पर गिरती रहती है। जिस पर वो सीन इतना काम और क्लोज लगता है कि मुझे अंदर से चिढ़ होने लगती है। इसी बीच वेन श्याओबी मुझे धीरे धीरे कई बार बुलाता है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है।
फिर वो टीचर के पढ़ाने के बीच मेरे पास आकर विस्पर करता है, तुम्हें भी लगता है दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जिस पर मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। कौन? जिसके जवाब में वो बोलता है, लियू न्यूएन ऑन क्लास मॉनिटर। जिस पर मैं डेलिबरेटली पूछता हूँ, क्लास मॉनिटर शेनजियान? और वो अनश्योर होकर कहता है, शायद वही नाम है। जिस पर वो बताता है कि टीचर ने आधे पीरियड में ही क्लास कमेटी सेलेक्ट कर ली, और क्योंकि शेनजियान डिसिप्लिन मेंबर है और उसने हमारी मदद भी की थी, इसलिए उसे सीधे क्लास मॉनिटर बना दिया गया। फिर वो टॉपिक बदलते हुए पूछता है, सुना है सुबह तुमने गेट पर क्लास मॉनिटर से फाइट की? जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूँ, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, वो मेरा नाम लिखना चाहता था, तो मैंने कहा मैं खुद लिख दूंगा। बस उसी पर वो गुस्सा हो गया। जिस पर मैं इनोसेंट फेस बनाता हूँ और वेन शियाओबी ऑकवर्ड होकर बोलता है, तुम्हारा दूसरों की हेल्प करने का तरीका थोड़ा अलग है। फिर जैसे ही वो टॉपिक चेंज करने वाला होता है, मैं अचानक उसके ईयर के पास झुककर धीरे से बोलता हूँ, क्या तुम लियू न्यूयेन को परस्यू करना चाहते हो? यह सुनते ही वेन शियाओबी शॉक में खड़ा हो जाता है और इतनी जोर से बोलता है कि पूरी क्लास सुन लेती है। जिस पर पूरा क्लासरूम अचानक साइलेंट हो जाता है और हर तरफ से नजरें हमारी तरफ आने लगती हैं। जिस पर मैं अनॉयड होकर उसे देखता हूँ, तुम और जोर से बोल सकते थे क्या? और मैं उसे नीचे बैठा देता हूँ। फिर टीचर से बोलता हूँ, सॉरी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जिस पर अंदर ही अंदर मुझे लगता है ये सिचुएशन सच में हद से ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रही है। जिस पर टीचर गुस्से में बोलता है, तुम लोग क्लास को क्या समझते हो? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? लेकिन उसकी डांट पूरी होती उससे पहले ही छुट्टी की बेल बज जाती है। जिस पर वो किताब लेकर दरवाजे तक जाता है, फिर रुककर बोलता है, लियू न्यूयेन, तुम ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर वेन शाओ भी रियलाइज करता है कि उसने अभी गड़बड़ कर दी है और आसपास के स्टूडेंट्स की अजीब नजरें देखकर वो गिल्टी फील करता है। फिर मुझसे सॉरी बोलता है। जिस पर मैं कैजुअली हाथ हिलाकर कहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरे प्लान के हिसाब से तो मुझे वैसे भी लियू न्यूयेन को परस्यू करना है और हमारी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये बात जल्दी या देर से सबको पता चल ही जाएगी। फिर दूसरी क्लास की बेल बजती है, लेकिन लियू न्यूयेन अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आती है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि वो एक टॉप स्टूडेंट है तो शायद टीचर उसे समझा रहा होगा। फिर जब लास्ट बेल बजती है तब वो वापस आकर क्वाइटली अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसके तुरंत बाद इंग्लिश टीचर क्लास में एंटर करती है। जिस पर टीचर की सॉफ्ट वॉइस और फ्लुएंट इंग्लिश सुनने में काफी स्मूथ लगती है और लियू न्यूयेन सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती रहती है। लेकिन 10 मिनट बीत जाते हैं, फिर भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस क्लास टीचर की बातें घूमती रहती हैं। जिस पर टीचर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, लियू न्यूयेन, तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान अलग होता है। एक पल की इम्पल्सिव फीलिंग के लिए अपना ब्राइट फ्यूचर खराब मत करो। कुछ लोग जन्म से ही फिनिश लाइन पर होते हैं, लेकिन तुम्हें खुद मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। तुम दोनों पैरेलल लाइंस जैसे हो, कभी मिल भी जाओ तो आखिर में दूर ही हो जाओगे। जिस पर वो बात एक्चुअली उसे पहले से पता होती है, इसलिए वो बिना हेजिटेशन के जवाब देती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं करती और अगर थोड़ा भी कुछ फील करती हो तब भी वो कभी फीलिंग्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जिस पर वो ये भी समझती है कि मेरे जैसे रिच यंग मास्टर का उसे प्योर्स करना बस एक टेम्परेरी इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए मेरी ईगो हर्ट हुई है। बस उसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट पीरियड पीई का होता है और मैं लेजली आउटडोर स्टैंड्स पर बैठा होता हूँ, हाथ में आइसक्रीम लिए उसे काटता रहता हूँ और हल्की हवा ट्रैक की स्मेल लेकर मेरे चेहरे पर लगती रहती है। जिस पर 11th ग्रेड बास्केटबॉल टीम की कैप्टन बार बार मेरी तरफ देखती रहती है और मैं स्मग होकर मुस्कुराता हूँ, सोचता हूँ कि ये मेरी नेचुरल चार्म है। फिर वेन शियाओबी वॉशरूम से वापस आता है और गर्ल्स के पास से गुजरते हुए इंटेंशनली स्लो चलता है, लेकिन वो कैप्टन उसे इग्नोर करके मुझे ही देखती रहती है। जिस पर वो आकर मेरे पास बैठता है और कंप्लेन करता है, ऐसा हैंडसम फेस मुझे भी अगले जन्म में चाहिए। जिस पर मैं आइसक्रीम खाना रोककर पीछे मुड़ता हूँ और जिया को मुझे चुपके से देखते पकड़ लेता हूँ, जिससे वो घबराकर बॉल गलत फेंक देती है और तुरंत नजरें हटा लेती है। जिस पर मैं वेन शियाओबी से बोलता हूँ, लड़की ठीक है, लेकिन बास्केटबॉल स्किल तो 0 है, उसके साथ खेलना अनलकी होगा। जिस पर वो तुरंत बोलता है, वो बॉल मिस क्यों करती है तुम्हें खुद नहीं पता, और वो उसकी साइड लेने लगता है कि वो नॉर्मली बहुत अच्छा खेलती है और कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुकी है। जिस पर मैं मजाक में बोलता हूँ, कौन सा प्राइज? लड़कों को घूरने का फर्स्ट प्राइज, और हंसने लगता हूँ। फिर मैं उसे टीज करना बंद करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि वो पानी लेकर जाए और उसका कॉन्टैक्ट पोर्ट ले आए, लेकिन वो शर्माते हुए मना कर देता है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ जैसे वो बहुत यूजलेस हो और कहता हूँ, थोड़ा स्मूथ बनो, मिल जाएगा। फिर स्कूल के बाद वो मुझसे पूछता है कि मेरा प्लान कैसा चल रहा है, जिस पर मैं उसे सब बताता हूँ और कहता हूँ कि लियू न्यूयेन बाकी लोगों से अलग है। जिस पर उसका एक्सप्रेशन अजीब हो जाता है और वो बोलता है, वो तो क्लास ग्रुप में है, जिसे सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। इम्पॉसिबल, उसके पास फोन भी नहीं है। फिर मैं फोन निकालकर चेक करता हूँ और ग्रुप में उसका नाम देखकर मेरा चेहरा गुस्से से बदल जाता है। जिस पर वेन शियाओबी ये देखकर तुरंत बहाना बनाकर चला जाता है, भाई मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, और मुझे अकेला छोड़ देता है।
इसके बाद डिनर के बाद मैं अपने बेड पर लेटा होता हूँ और क्लास ग्रुप से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लेकिन वो इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देती है, जिस पर मैं तुरंत उठ बैठता हूँ और बार बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ। सोचता हूँ कि मैं उसे जरूर मानने पर मजबूर कर दूंगा। जिस पर सीन शिफ्ट होता है शहर के दूसरे हिस्से में, जहां लियू नुयेन साइकिल चला रही होती है। उसका स्लिम फिगर और शॉर्ट हेयर हवा में उड़ते रहते हैं और उसकी कोल्ड आइज किसी को पास आने नहीं देती। जिस पर वो एक डार्क और क्वाइट गली से गुजरती है जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती और उसका फोन बार बार वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए और तेज साइकिल चलाने लगती है। जिस पर आसपास के घरों से लोगों के झगड़े और बच्चों की डांट की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। फिर वो घर पहुंचकर साइकिल लॉक करती है और रूम में जाती है जहां छोटा और पुराना सा स्पेस होता है। सब कुछ साफ होने के बावजूद भी पुराना फील देता है। जिस पर उसका फोन लगातार रिंग करता रहता है और वो इरिटेट होकर उसे देखती है। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक होता है और एक मिडिल एज्ड वुमन की आवाज आती है, नुयेन, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर वो थोड़ी एनॉयड होती है, लेकिन फिर भी डोर खोलती है और सामने खड़ी अपनी आंट को रोकते हुए बोलती है, क्या काम है? जिस पर वो वुमन बोलती है, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? फिर वो सीधे बोलती है, तुम्हारे कजन का एग्जाम आने वाला है, उसकी स्टडीज कमजोर हैं, तुम्हें उसे पढ़ाना होगा। जिस पर लियू न्यूयेन बिना किसी इमोशन के सीधा जवाब देती है, मेरे पास टाइम नहीं है। और उसके फेस पर साफ दिखता है कि उसे अपनी ग्रीडी आंट से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। वो लड़का हमेशा मना करने के लिए आवाज उठाता है, जिस पर वो मिडिल एज वाली औरत जैसे ही यह सुनती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। ये क्या मतलब हुआ कि तुम फ्री नहीं हो? वीकेंड में तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती क्या? जिस पर लियू न्यूयेन का चेहरा वैसे ही ठंडा और इंडिफरेंट रहता है और वह कहती है कि वह पार्ट टाइम काम करती है। यह सुनकर वो औरत हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और उसका पहले वाला सॉफ्ट बिहेवियर अब गायब हो जाता है। जिस पर वह कहती है, ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारी केयर करती हूँ। वीकेंड की शाम तुम बस अपने कजन को ट्यूशन दे दो, मैं तुम्हारी फीस पे कर दूंगी, ठीक है? जो बात नॉर्मली ऑब्वियस होती है, उसे वह ऐसे बोलती है जैसे खुद बहुत सैक्रिफाइस कर रही हो। लियू न्यूयेन सीधी खड़ी रहकर कुछ देर चुप रहती है, ना हाँ कहती है ना मना करती है। जिस पर उस औरत को लगता है कि यह उसकी साइलेंट एग्रीमेंट है और वह सेटिस्फाइड होकर चली जाती है। इसके बाद वीकेंड पलक झपकते ही आ जाता है और मैं बड़ी मुश्किल से उसका एड्रेस पता करता हूँ। फिर एक मिल्क टी शॉप के सिटिंग एरिया में उन दोनों को ट्यूशन करते हुए देखता हूँ। लियू न्यूयेन अब भी वही कोल्ड और एरोगेंट एक्सप्रेशन रखती है, जिस पर तानखा उसके सामने बैठा हुआ होता है, पेन काटते हुए पेपर को घूरता रहता है। ये देखकर मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है कि लियू न्यूयेन किसी को पढ़ा भी रही है। क्या वह हमेशा अकेली रहने वाली नहीं थी? और क्या वह अपने रिलेटिव्स के साथ क्लोज नहीं थी? लेकिन मैं इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधे शॉप के अंदर चला जाता हूँ। थानडजा की फ्लावर टी ऑर्डर करता हूँ और ट्रान खा के पीछे जाकर उसके शोल्डर पर टैप करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, सॉरी, थोड़ा जगह दे दो, मुझे यहाँ बैठना है। जिस पर ट्रान खा पहले तो अनॉयड होकर मुझे घूरता है, लेकिन जैसे ही मेरा हैंडसम चेहरा देखता है, उसके सारे गुस्से के शब्द अंदर ही रह जाते हैं और वह हकलाते हुए कहता है, मैंने ऑलरेडी मिल्क टी ऑर्डर की है। जिसके जवाब में मैं एरोगेंट अंदाज में चिन्ह उठाकर कहता हूँ, बिल दे दो, और फिर उसे आदेश देता हूँ, तुम उधर वेट करो, काम खत्म होने के बाद इसे यहाँ लेकर आना। इस दौरान मेरी नजर शुरू से अंत तक लियू न्यूयेन पर ही टिकी रहती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तानखा को तब समझ आता है कि मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी वह मना नहीं कर पाता और मजबूरी में चला जाता है। फिर मैं चेयर खींचकर उसके पास बैठ जाता हूँ और बिना परमिशन उसके हाथ से पेन छीन लेता हूँ। जिस पर लियू न्यूयेन की उंगलियां हल्की सी रुकती हैं, लेकिन वह तुरंत छोड़ देती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह देखकर मैं और क्लोज आ जाता हूँ और दोनों की सांसें लगभग एक दूसरे से टकराती हैं। अचानक लियू न्यूयेन खड़ी हो जाती है, चेयर जोर से खिसकती है और आवाज करती है। फिर वह सीधे शॉप से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद मैं तुरंत उसके पीछे जाता हूँ और एक क्वाइट कॉर्नर में जाकर वह रुकती है। मुझे घूरते हुए कोल्ड टोन में कहती है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। जिस पर मैं आईब्राउ उठाकर कैजुअली कहता हूँ, तो क्या हुआ? और फिर आगे कहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसे पसंद करती हो, मैंने कभी पूछा भी नहीं। लियू न्यूयेन, इस यंग मास्टर की नजर तुम पर पड़ चुकी है और तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। यह सुनकर उसका चेहरा और ठंडा हो जाता है और मैं एरोगेंट रिच ब्रैट की तरह बिहेव करता रहता हूँ। मेरी लुक्स, मेरा बैकग्राउंड, कितने लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें पसंद करूं, लेकिन मैं किसी को नहीं देखता। तुम लकी हो। जिस पर वह अचानक मेरा रिस्ट पकड़कर मुझे वॉल पर दबा देती है और कहती है, जिसे तुम पसंद करते हो उसी के पास जाओ। तुम कैसे दिखते हो या तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह मेरा हाथ झटक कर वापस शॉप की तरफ चली जाती है। वहां ट्रान खा मिल्क टी लेकर खड़ा होता है और उसे वापस आता देखकर पीछे देखता है, लेकिन मुझे नहीं देख पाता। वह कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन लियू न्यूयेन के ग्लूम मूड को देखकर डर जाता है। फिर वह कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, वो हैंडसम गाय कहाँ गया और ये मिल्क टी अब क्या करूं? वह अभी भी कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है और जैसे ही लियू न्यूयेन अपनी बाइक लेकर जाने लगती है, वह खुद को रोक नहीं पाता और पूछता है, कल ट्यूशन के लिए वो आएगा ना? यहाँ वो कौन है ये साफ समझ आता है।
जिस पर लियू न्यूयन की नजर बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है और वह कहती है कि उसके नोट्स पहले ही बुक में रख दिए गए हैं और आगे से ट्यूशन नहीं होगा। यह सुनकर ट्रान खा घबरा जाता है और कहता है, तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था और फीस भी ले ली है। लेकिन लियू न्यूयन को उसकी आंट ने क्या कहा इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह साफ बोलती है कि उसने एग्री नहीं किया था, वह आज सिर्फ नोट्स देने आई थी और वह इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह क्लियर बाउंड्री सेट कर रही है, जिस पर ट्रान खा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक नोटबुक से सब रिपे नहीं हो सकता और बचपन में उसके घर में रहने का एहसान भी याद दिलाता है। यह सुनकर लियू न्यूयन रुकती है और मुड़कर उसे ठंडी नजर से देखती है, फिर कैजुअली पूछती है कि उसके पेरेंट्स के कंपनसेशन का पैसा उनके घर में खर्च करना अच्छा लगा। यह सुनकर ट्रान खा शौक में वहीं खड़ा रह जाता है। उसी समय मैं सामने आकर कैजुअली हाथ हिलाता हूं और वह फाइनली मुझे नोटिस करता है, लेकिन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि लियू न्यूयन कहां गई, जिस पर मैं इरिटेट होकर इधर उधर देखता हूं और पता चलता है कि वह फिर से जा चुकी है, जिस पर मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होता हूं। फिर मुझे कुछ याद आता है और मैं ट्रान खा से पूछता हूं कि वह उसका कजन है तो जरूर उसे अच्छी तरह जानता होगा, जिस पर वह हेजिटेट करता है और मैं आगे पूछता हूं कि क्या उसे पता है लियू न्यूयन को किस टाइप के लोग पसंद हैं या उसने कभी किसी का नाम लिया है। लेकिन जवाब सुनकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता हूं क्योंकि मुझे शेन जियान का नाम नहीं सुनाई देता। फिर मैं पूछता हूं कि क्या उसे उसका एड्रेस पता है और जैसे ही मुझे एड्रेस मिलता है मेरे दिमाग में नया प्लान आता है। मेरा वीचैट अकाउंट ब्लॉक हो चुका होता है तो मैं नया अकाउंट बनाकर उसे ऐड करता हूं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है लेकिन मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आता, जैसे सब समुद्र में डूब रहे हों। ये देखकर समझ आता है कि लियू न्यूयन सच में मुझसे नफरत करती है, जिस पर मैं मैसेजेस भेजना छोड़ देता हूं और सीधे कुरियर से गिफ्ट्स भेजना शुरू करता हूं। महंगी वॉचेस, लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार्स, एक्सपेंसिव कस्टम क्लोथ्स, जो भी मुझे लगता है कि उस पर सूट करेगा मैं सब खरीद कर उसके घर भेजता रहता हूं। और इस तरह एक रिच विलेन यंग मास्टर अपना प्यार दिखाता है, पूरा पैसा उड़ाकर, बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट तरीके से। इतनी एग्रेसिव तरह से फॉलो करने के बाद भी सिर्फ 3 दिन के अंदर ही लियू न्यूयन स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है और साथ ही सारे गिफ्ट्स वैसे के वैसे वापस भेज देती है। यह देखकर मैं उन अनओपन पार्सल्स को घूरता रहता हूं और अंदर उसे कोसता रहता हूं कि उसे मैंसर्स नाम की चीज ही नहीं है। ये औरत सच में ना लालच में आती है ना ही इमोशन से हिलती है, बिल्कुल स्टोन हार्ट है। मेरे जैसे यंग मास्टर का स्वभाव शुरू से एरोगेंट रहा है, इसलिए मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा फ्लैशी तरीके से परस्यू करता हूं, जिस पर कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है कि मूक थान एक गरीब स्टूडेंट को परस्यू कर रहा है, जिस पर शेन जियान अपने होंठ दबाकर बैठा रहता है, पेन से बुक को हल्का हल्का पोक करता है और उसके पास बैठी लियू न्यूयन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है वह आखिर खुद को रोक नहीं पाता और पूछता है, सुना है मूक थान तुम्हें परस्यू कर रहा है, जिस पर लियू न्यूयन हल्का सा भौं सिकोड़ती है और फ्लैट टोन में कहती है, पता नहीं, जैसे उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यह सुनकर शेन जियान के दिल में अजीब सा प्रेशर बढ़ता है। वह पूछना चाहता है कि क्या वह मूक थान को पसंद करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका कोई हक नहीं है, जिस पर वह और भी डिसअपॉइंटेड फील करता है। फिर वह याद करता है कि लियू न्यूयन हॉस्टल में शिफ्ट हो गई है, जिस पर वह थोड़ा सीक्रेटली खुश हो जाता है और हिम्मत करके पूछता है, शाम को कैंटीन चलोगी? यह कहते वक्त उसका चेहरा हल्का सा रेड हो जाता है और वह ऑकवर्ड होकर कहता है, मैं भी हॉस्टल में रहता हूं, तुम्हें अच्छे डिशेस सजेस्ट कर सकता हूं। जिस पर लियू न्यूयन उसे देखे बिना ही पॉलिटली मना कर देती है और कहती है कि उसने आज लीव ली है और सच में उसे कुछ काम है, वह उसे अवॉइड नहीं कर रही। यह सुनकर शेंजियायन थोड़ा बेटर फील करता है और मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर कभी साथ चलेंगे। लेकिन तभी मैं वहां पहुंचता हूं, जिस पर लियू न्यूयन की आंखों में हल्की सी चमक आती है और जो मना करने वाले शब्द उसके मुंह में थे वह उन्हें निगल जाती है और तुरंत टोन बदलकर कहती है, ठीक है, फिर कभी साथ चलेंगे। और उसका बिहेवियर अब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जैसा वह मेरे सामने कभी नहीं करती। यह देखकर शेन जियायन खुश होने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैं जोर से टेबल पर हाथ मारता हूं और गुस्से में कहता हूं, क्या ठीक है? फिर मैं लियू न्यूयन को घूरते हुए कहता हूं, तुम मेरे साथ नहीं आती क्या इस गरीब लड़के की वजह से? इसके बाद क्लासिक सीन शुरू होता है। विलन मेन लीड को बुली करता है और सामने शेन जियान का पायल चेहरा देखकर कोई भी पिघल जाए। मैं खुद सोचता हूं कि अगर मैं लड़की होता तो मुझे भी उस पर दया आ जाती, लेकिन मैं तो रियल विलन हूं। जिस पर शेन जियान की आंखें हल्की लाल हो जाती हैं और मैं उसे डिस्ने से देखता रहता हूं। फिर सीधा बोलता हूं, तू शेन जियान है ना, तेरे पास क्या हक है मुझसे कॉम्पीट करने का? मैं एरोगेंट पीकॉक की तरह बिहेव करता हूं, हैंडसम और हाई स्टेटस दिखाता हूं, लेकिन मेरी बातें चाइल्डिश और क्रूअल होती हैं। फिर मैं लियू न्यूयन की तरफ मुड़कर पूछता हूं, तुमने इससे क्या प्रॉमिस किया है? तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है? मैं बुलाता हूं तो तुम नहीं आती और यह बुलाता है तो तुम मान जाती हो। मेरी लगातार क्वेश्चनिंग सबके कानों में गूंजती रहती है और आसपास के लोग भी देखने लगते हैं, जिस पर लियू न्यूयन के अंदर इरिटेशन और बढ़ती जाती है। फिर वह कोल्ड टोन में बोलती है, मोकथान, तुमने काफी ड्रामा कर लिया। यह सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ। शेंजियान होंठ काटते हुए
वाटरी आइज के साथ मुझे देखता है और कहता है, फैमिली बैकग्राउंड और लुक्स में मैं तुमसे कंपेट नहीं कर सकता, लेकिन कैरेक्टर और एजुकेशन में जरूरी नहीं कि तुम मुझसे बेहतर हो। यह सुनकर और लियो न्यूयन के सपोर्ट से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वह आगे कहता है, हमारे बीच क्या है यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आसपास लोग हंसने लगते हैं और मॉक करते हैं, जिस पर मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। लेकिन मैं एटीट्यूड नहीं छोड़ता और लियो न्यूयन से पूछता हूँ, क्या यह भी तुम्हारा सच्चा जवाब है? जिस पर वह थोड़ी देर रुकती है, फिर वही कोल्ड टोन में कहती है, अगर यही सच है तो। यह सुनकर मैं सबके सामने इंसल्ट हो जाता हूँ और बिना सोचे सीधे वॉल फांदकर स्कूल से बाहर निकल जाता हूँ। इसके बाद मैं रोड के साइड एक छोटे माला टैंक शॉप में बैठता हूँ और लाउडली कहता हूँ, एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना, जिस पर ओनर खुशी से जवाब देता है। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक खोलकर बड़ा घूंट लेता हूँ और क्लास बंक करके बाहर खाना खाने का मजा लेता रहता हूँ। मेरे चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं होता, बल्कि मैं मजे से खाना खाता हूँ, बड़े बड़े बाइट्स लेता हूँ, सीजम सॉस में डूबे हुए, और इतना स्पाइसी होता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लिप्स भी रेड हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी एंजॉय करता रहता हूँ। तभी जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ, सामने कोई बैठा हुआ दिखता है, जिस पर मैं चौंक जाता हूँ और खांसने लगता हूँ। हालत खराब हो जाती है। सामने बैठी लड़की तुरंत पानी देती है, बॉटल खोलकर मेरे हाथ में रखती है और चिंता से पूछती है, तुम ठीक हो ना? सॉरी, मैं तुम्हें इनमें डराना नहीं चाहती थी। ये वही सीनियर होती है जो मुझसे फर्स्ट साइड में प्यार कर बैठी थी, शुजिया जिया, क्लास 11 की। वह ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, तुम बहुत ध्यान से खा रहे थे, इसलिए मैं बस बैठ गई, पता नहीं था कि तुम इतना रिएक्ट करोगे। जिस पर मैं उसे गुस्से से घूरता हूँ, लेकिन मेरी वाटरी आईज की वजह से कोई इंटिमिडेशन नहीं होता, बल्कि वह और ऑकवर्ड हो जाती है। वह नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसे मत देखो। जिस पर मैं इरिटेटेड होकर कहता हूँ, मेरे खाने का मजा खराब कर दिया और मैं रिएक्ट भी ना करूं। फिर मैं सीधा पूछता हूँ, तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता भी हूँ। तब उसे याद आता है कि उसने इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया और वह कहती है कि वह क्लास 11B की है और हम पहले पीई क्लास में मिल चुके हैं। वह फ्रेंडली होकर हाथ बढ़ाती है और कहती है, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं शुजिया जिया हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, हल्का सा रिस्पॉन्स देता हूँ और उसका हैंडशेक भी इग्नोर कर देता हूँ। वह ऑकवर्ड होकर हाथ वापस ले लेती है और टॉपिक बदलकर पूछती है, अभी तो क्लास चल रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह खुद ही ऑकवर्ड होकर पूछती है, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ? जिस पर मैं सीधे मना कर देता हूँ, लेकिन वह नाराज नहीं होती, बल्कि मेरे सीरियस रिफ्यूजल को भी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव मानती रहती है। वह फिर से कंसर्न दिखाते हुए पूछती है, तुम क्लास क्यों नहीं जा रहे? जिस पर मैं थोड़ा इरिटेटेड होकर जवाब देता हूँ, तुम भी तो नहीं जा रही ना? फिर वह ऑनेस्टली कहती है कि उसने लीव लिया है, लेकिन असल में वह मुझे बंक करते देखकर ही पीछे पीछे यहाँ तक आई होती है। मुझे उसकी आने की वजह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिस पर मेरा कोल्ड बिहेवियर उसे थोड़ा ऑकवर्ड कर देता है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं और वह जल्दी ही नया टॉपिक ढूंढ लेती है। वह स्कूल में काफी पॉपुलर होती है, बहुत लोगों को जानती है, इसलिए उसे काफी गॉसिप भी पता होता है। मैं वैसे उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। जिस पर वह बताती है कि स्कूल का लवर कॉर्नर अभी भी एग्जिस्ट करता है और डिसिप्लिन टीम हर रात सेल्फ स्टडी के बाद फ्लैशलाइट लेकर कपल्स को पकड़ने आती है। वह इतनी डिटेल में बताती है कि मैं मजाक में बोल देता हूँ, लगता है तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है। जिस पर वह तुरंत डिनाई करती है, बिल्कुल नहीं, और घबराकर कहती है कि उसने बस दूसरों से सुना है। मेरे डाउटफुल एक्सप्रेशन को देखकर वह और पैनिक हो जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह अचानक बोलती है कि कल उसके दोस्त ने लियो न्यूयन को लवर स्लोप पर देखा था। यह सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक रुक जाती हैं, जिस पर वह आगे कहती है कि उसके साथ एक गुड लुकिंग लड़का भी था, शायद उसका बॉयफ्रेंड। फिर वह कैजुअली जोड़ देती है कि रात साफ दिखता नहीं, लेकिन उसकी टोन साफ बताती है कि वह मुझे प्रोवोक कर रही है। असल में लियो न्यूयन का वहां जाना सच होता है, लेकिन बाकी बातें वह जानबूझकर एग्जैजरेट करती है। यह सुनते ही मेरा चेहरा बदल जाता है और मैं गुस्से में खाना छोड़कर पूछता हूँ, वो लड़का शेन जियायन था क्या? जिस पर शु जिया जिया उसका नाम भी नहीं जानती होती, लेकिन मेरी हालत देखकर समझ जाती है कि मामला सीरियस है, इसलिए वेग सा जवाब देती है, शायद वही था। यह सुनते ही मैं जोर से टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो जाता हूँ और गुस्से में बाहर निकल जाता हूँ। जिस पर वह फाइनली रिएक्ट करती है और जल्दी से मेरे पीछे भागती है, लेकिन डोर तक पहुंचते ही शॉप ओनर उसे रोक लेता है और पेमेंट मांगता है। वह कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, कौन सा पेमेंट? जिस पर ओनर इरिटेट होकर बिल बताता है। यह सुनकर वह एम्बैरेस्ड होकर तुरंत पेमेंट करती है, लेकिन तब तक मैं वहां से गायब हो चुका होता हूँ। यह देखकर वह डिसअपॉइंटेड होकर चली जाती है और उसी वक्त मैं कॉर्नर से बाहर आता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि उसने जानबूझकर मुझे लियो न्यूयन की रूमर सुनाई थी और मुझे लगता है कि मैंने उसकी चाल समझ ली है। फिर मैं फोन निकालकर लियो न्यूयन को कॉल करता हूँ। रात लगभग 12 बजे होती है। फोन रिंग होता रहता है, लेकिन वह उठाती नहीं, जिस पर मुझे लगता है कि वह जानबूझकर इग्नोर कर रही है। मैं बार बार कॉल करता हूँ और 5वीं बार आखिर वह उठाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। जिस पर मैं गुस्से में पूछता हूँ, कल रात तुम कहाँ थी? और फिर खुद ही अज्यूम करके कहता हूँ कि वह शेन जियायन के साथ थी और मैं उसे टेंट करता हूँ कि उसने मेरे जैसे रिच यंग मास्टर को छोड़कर एक गरीब लड़के को चुना। लियो न्यूयन समझ जाती है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन वह इसे इतना मीनिंगलेस मानती है
है कि एक्सप्लेन भी नहीं करती। उसकी चुप्पी को मैं उसकी एक्सेप्टेंस समझ लेता हूँ और गुस्से में धमकी देता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अचानक कॉल कट जाता है और मेरी आखिरी बात हवा में गूंजती रह जाती है। उधर लियू न्यूयेन कुछ देर चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे उठकर पुराने स्टाइल की स्ट्रीट पर चलने लगती है। इधर मैं ग्रिल्ड स्क्विड खाते हुए कैजुअली हाथ झाड़ता हूँ, लेकिन अभी मेरी डेस्टिनेशन नहीं आई होती। मैं सोचता रहता हूँ कि मैं अचानक शेन जियायन के घर क्यों जा रहा हूँ, लेकिन फिर खुद ही जवाब देता हूँ कि मैं एक विलन साइड कैरेक्टर हूँ और मुझे वही करना है जो मुझे करना चाहिए। मैं ठान लेता हूँ कि लियू न्यूयन को हासिल करना है और शेन जियायन से उसे छीनना है और साथ ही स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तभी चलते चलते मेरी नजर एक जगह रुकती है जहां एक क्यूट कैलिको कैट लकड़ी की सीढ़ियों पर लेटी होती है। वह मियो करती है और तभी अंदर से एक यंग वुमन बाहर आती है और उसे डांटते हुए कहती है, क्या चिल्ला रहा है? बिल्ली फिर से आवाज करती है और वह हेल्पलेस होकर उसे देखती है। यह सीन देखकर मैं हंस पड़ता हूँ। वह सु वैन निंग होती है, शेन जियायन की नेबर, जो सीक्रेटली उसे पसंद करती है, लेकिन वह पहले से किसी और को पसंद करता है, जिस पर वह खुद पीछे हट जाती है। फिर वह उसकी हैप्पीनेस के लिए सब कुछ करती है और आगे चलकर रिच फैमिली में जाकर प्लान बनाती है, यहाँ तक कि मेरे फैमिली को बैंकरप्ट भी कर देती है और लियू नुयेन को मुझसे बचाती है। ये सब सोचकर मैं सार्कास्टिकली उसकी ग्रेट लव स्टोरी पर इम्प्रेस्ड होता हूँ और फिर एरोगेंट टोन में कहता हूँ, बॉस मुझे किसी के बारे में पूछना है। जिस पर सुवैन निंग हल्का सा भौं सिकोड़ती है और साथ में वह कैलिको कैट भी मेरी तरफ मुड़कर देखने लगती है। नीले भूरे रंग की दीवार पर ट्रम्पेट फ्लावर पूरी तरह खिलकर चमकता है, जिस पर मैं नीचे खड़ा रहता हूँ, छोटे और साफ सुथरे बालों के साथ, एकदम काम और लाइट फील देता हुआ। मेरे चेहरे के डेलिकेट फीचर्स में थोड़ी सी इनोसेंस भी दिखती है, जिससे आगे चलकर आने वाली मेरी हैंडसम पर्सनैलिटी साफ नजर आती है। यह देखकर वो बस एक पल के लिए चौंकती है, जिस पर फिर तुरंत अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन वापस ले आती है। मैं यहाँ के लोगों को ज्यादा नहीं जानता हूँ, जिस पर मैं कहता हूँ कि तुम किसी और से पूछ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोलती है। शेनजिया नीगन, तुम जानती हो ना, उसका घर इसी एरिया में है। जिस पर मैं कैजुअली पूछता हूँ। इस समय का सुहवेन नीन अभी तक शेनजिया नीगन को पसंद नहीं करता है, बल्कि उसे छोटे भाई की तरह ही देखता है, जो सुनकर मुझे साफ समझ आ जाता है। इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि शेनजिया नीगियन किसी और लड़की के साथ क्लोज है क्या, जिसका नाम लियू रुयान है। जिस पर सुहवेन नींग शांत रहते हुए पूछता है, क्या तुम उसके क्लासमेट हो? मैं बिना हिचकिचाए बोलता हूँ, हाँ, मुझे पता है वो घर पर नहीं रहता जब पढ़ाई करता है, तुम बस मुझे उसका घर बता दो। साफ दिखता है कि मेरा इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह सुनकर सुवैन निन्हा का चेहरा ठंडा पड़ जाता है, जिस पर वो साफ मना कर देती है कि वो नहीं बता सकती। यह सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आखिर मैं सिर्फ 16 से 17 साल का लड़का हूँ, एटीट्यूड भी है और ईगो भी। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर वो नहीं बताएगी तो कोई और बता देगा। फिर मैं दूसरी दुकान में चला जाता हूँ, जहाँ शॉप ओनर मुझे देखकर खुश हो जाता है और खुद बाहर आकर रास्ता बताता है। सुह्युएन नीन्हा अभी भी सीढ़ियों पर खड़ा रहता है, जिस पर जाने से पहले मैं उसे एक स्मग लुक देता हूँ, जैसे क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर तुम नहीं बताओगी तो कोई और बता देगा। फिर मैं सिर झटक कर वहां से निकल जाता हूँ। एक सुनसान गली पार करते हुए मैं एक घर के सामने रुकता हूँ, जो थोड़ा पुराना लगता है। लाल लकड़ी का दरवाजा और दोनों तरफ खिले हुए फूल साफ दिखाते हैं कि घर का मालिक बहुत केयर करता है, जिससे लगता है वो इंसान लाइफ को अच्छे से जीता है। ये सब देखकर मेरी सोच थोड़ी बदलती है। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला होता हूँ, तभी दरवाजा अंदर से खुल जाता है। सामने एक मिडिल एज्ड औरत खड़ी होती है, जो अभी 40 की भी नहीं लगती, लेकिन अकेले अपने बेटे को बड़ा कर रही होती है। उसके चेहरे पर वक्त के निशान साफ दिखते हैं और शेन जिया नीगन उससे काफी मिलता जुलता है। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा रहता हूँ, जिस पर मेरा बैज भी साफ दिखता है, जो देखकर वो औरत थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है, क्या तुम जिया नीगन के क्लासमेट हो? क्या स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ है? मैं सिर हिलाकर मना करता हूँ, जिस पर वो थोड़ा राहत की सांस लेती है। मैं एक ऑर्फन हूँ, जिसने कभी पेरेंट्स का प्यार फील नहीं किया, इसलिए इन इमोशंस को पूरी तरह समझ भी नहीं पाता। लेकिन उसके चेहरे की चिंता देखकर मेरे अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, जिस पर मैं कुछ भी बुरा बोल नहीं पाता। वो फिर कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जिस पर मैं जल्दी से बोल देता हूँ कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। ये सुनकर वो शक भरी नजरों से मुझे देखती है, जिस पर मैं ऑकवर्ड सा स्माइल देता हूँ और सोचता हूँ कि अब सीधा निकल जाऊं या नहीं। तभी मेरी नजर गली के आखिर में जाती है, जहां लियू रुयान आती हुई दिखती है, जिसे देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं उसके पीछे चलने लगता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी हैरानी इरिटेशन में बदलने लगती है। लियू रुयान लंबी और एलिगेंट है, उसकी प्रेजेंस काफी कोल्ड है, जो मुझे और इरिटेट करता है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है, जिस पर मैं उसके पीछे भागता हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पाता और आखिर में गुस्से में वहीं बैठ जाता हूँ। मैं चिल्लाता हूँ, लियू रुयान रुक जाओ, जिस पर वो रुकती है और हल्का सा मुड़कर मुझे ठंडी नजरों से देखती है। मैं भी स्टबर्न होकर उसकी आंखों में देखता रहता हूँ। वो धीरे धीरे मेरे पास आती है और ऊपर से मुझे देखती है। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं होता। वो कहती है, उठो। मैं जिद में बोलता हूँ, नहीं, तुम मुझे उठाओ, जिस पर वो कोई रिएक्शन नहीं देती और वहीं खड़ी रहती है। मेरे पैर सुन्न होने लगते हैं, जिस पर मैं खुद ही उठ जाता हूँ। हम दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं और वो मेरी हालत को कंप्लीटली इग्नोर करती है। वो कहती है,
बहुत ड्रामा कर लिया ना। जिस पर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि उसे लगता है कि मैं आज शेन जियानिंग को परेशान करने आया हूँ। सच तो यही है, लेकिन मैं उसे ये नहीं बताता। फिर मैं कहता हूँ, नहीं, आज तो बस वार्निंग देने आया हूँ। मैं उसके सामने जाकर खड़ा होता हूँ और उसकी ठंडी आंखों में देखता हूँ, जिस पर अंदर से मुझे अजीब सा फील होता है। मैं कहता हूँ, लियू रुयान, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ रहो। मैं बाहर से काम दिखता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग रहे होते हैं। वो मुझे चुपचाप देखती रहती है। उसकी गहरी काली आंखें बिल्कुल शांत होती हैं, जैसे उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। यह देखकर मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मैं उसे छोड़ दूंगा। अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि मैं खुद को थप्पड़ मार लूं, क्योंकि यह बात बहुत ओवर लगती है। मैं सोचता हूं कि हम दोनों एक अजीब जोड़ी बनेंगे, एक अमीर यंग मास्टर और एक बिना बैकग्राउंड का ऑर्फन। वो कुछ देर चुप रहती है, जिस पर फिर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि उसे लगा था मैं मारने वाला हूं। उसकी मुस्कान में एक ठंडापन होता है, जिसे देखकर मैं नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूं। यह सुनकर मैं खुश भी होता हूं और जेलस भी, जिस पर मैं बोल देता हूं कि लगता है तुम उसकी काफी केयर करती हो। फिर बिना उसके जवाब का इंतजार किए मैं खुद ही कहता हूं कि अब कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी, ना ही उसका साइड लोगी। मैं कॉन्फिडेंटली सोचता हूं कि मेरी लुक्स और बैकग्राउंड से कोई भी नॉर्मल लड़की मुझसे प्यार कर लेगी, जिस पर मेरी यही ब्लाइंड कॉन्फिडेंस मेरी स्टोरी का एंड तय करता है। क्योंकि सपोर्टिंग कैरेक्टर आखिर सपोर्टिंग ही रहता है और फीमेल लीड हमेशा मेल लीड को ही चुनती है। यही मेन कैरेक्टर का ग्लो होता है। मैं एक गहरी सांस लेता हूं, जिस पर बस यही चाहता हूं कि यह पूरी कहानी जल्दी खत्म हो जाए। मेल लीड और फीमेल लीड की हैप्पी एंडिंग के लिए मेरे और लियू रुयान के डेटिंग की खबर पूरे स्कूल में तेजी से फैलती है, जिस पर सिर्फ एक सुबह में ही मेरा फोन मैसेजेस से फटने लगता है। मेरे क्लोज फ्रेंड्स सब भागते हुए मेरे पास आते हैं और उनमें ट्रान हान लो की कॉल्स तो 10 से भी ज्यादा हो जाती हैं, जो देखकर मैं इतना इरिटेट हो जाता हूं कि उसे सीधा ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूं। ऑन टियाओबक मुझे देखकर मेरे चेहरे पर छुपी हुई खुशी साफ नोटिस करता है, जिस पर वो आज 8वें बार साई लेता है। फिर वो कहता है, जबरदस्ती का रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चलता और मूकथान, अभी भी टाइम है, वापस मुड़ जा। लियू रुयान को देख, वो पूरी तरह कोल्ड है। उसके चेहरे पर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो तुझे पसंद करती है, लेकिन मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा होता। जिस पर स्कूल छुटते ही मैं उसके सीट के पास पहुंच जाता हूँ। फिर थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कैजुअली पूछता हूँ, क्या साथ में खाना खाने चलें? जिन जियांग रोड पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, शायद अच्छा होगा। लियू रुयान बिना सिर उठाए लिखती रहती है, जिस पर वो सीधा मना कर देती है, नहीं जाना। मेरी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ती हैं और मैं वहीं खड़ा रहकर जवाब का इंतजार करता हूँ। फिर वो धीरे से नजर उठाती है और फ्लैट टोन में बोलती है, मैं स्कूल कैंटीन में खाऊंगी। वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम कैंटीन आना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंटीन का खाना इतना भी खराब नहीं होता, लेकिन अच्छा भी नहीं होता, बस सस्ता होता है और पेट भर देता है। जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो बाहर खा लेते हैं और मैं तो एक रिच यंग मास्टर हूँ, मुझे तो कैंटीन का लेआउट भी ठीक से नहीं पता। लेकिन लियू रुयान जानबूझकर ऐसा कहती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसके साथ कैंटीन नहीं जाऊंगा। यह कहकर वो अपना पेपर रखती है और उठकर बाहर चली जाती है। शेन जियानिंग मुझे वहीं खड़ा ऑकवर्ड हालत में देखता है, जिस पर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बताया था कि कोई क्लासमेट उसे घर पर ढूंढने आया था। उसकी बातों से वो समझ जाता है कि वो मैं ही था। फिर वो सोचता है कि मैं उसके घर क्यों गया था और लियू रुयान मेरे साथ क्यों है, जिस पर वो खुद ही एक कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। उसकी नजरें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि मैं इग्नोर नहीं कर पाता और उसे घूर कर कहता हूँ, क्या देख रहा है? शेन जियानिंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, मोकथन, लियू रुयान तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, मुझे पसंद नहीं करती तो क्या तुझे करती है? लोगों के सामने मैं हमेशा आरोगेंट रहता हूँ और कहता हूँ कि वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। शेन जियानिंग दांत भींचकर मुझे देखता है। उसकी आंखों में साफ डिस्गस्ट दिखता है और वो कहता है कि मैंने उसे इसमें घसीटा है और मैं उसे थ्रेड देकर लियू रुयान को अपने पास रख रहा हूँ। मैं आईब्रो उठाकर कहता हूँ, ओह, ये भी पता चल गया। लगता है लियू रुयान सब कुछ बता देती है। अंदर से मैं काम रहता हूँ, लेकिन बाहर से गुस्सा दिखाता हूँ और सोचता हूँ कि क्या उसे यहीं सबक सिखा दूं। तभी ऑन ट्यूबाक दौड़ता हुआ आता है, जिस पर मैं एक्टिंग करते हुए शन जांग हियन को धक्का देने जाता हूँ, लेकिन ऑन ट्यूबाक मेरा हाथ पकड़ लेता है और रोक देता है। वो कहता है, मूकथान, इतना भी नहीं, काम डाउन। जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ और थोड़ा और ड्रामा करता हूँ, जैसे सच में मारने वाला था। फिर वो मुझे खींचकर ले जाता है और कहता है, पहले खाना खा लेते हैं। क्लासरूम से बाहर आकर ही वो मेरा हाथ छोड़ता है और थोड़ा हेल्पलेस होकर पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि मैं इतना गुस्सा हो गया। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मुझे खुद ही शर्म आ रही होती है। वो फिर साई करता है और कहता है, ठीक है, नहीं बताना तो मत बता, चल खाना खाते हैं। ये सुनकर मैं 2 सेकंड सोचता हूँ, फिर कहता हूँ कि आज कैंटीन में खाना ट्राई करता हूँ। कैंटीन में पीक टाइम होता है। कुछ लड़कियां आपस में बातें करते हुए एक डायरेक्शन में देखती रहती हैं। कुछ देर बाद एक लड़का ट्रे लेकर आता है और शर्माते हुए लियू रुयान से पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
कैंटीन पब्लिक प्लेस है, जिस पर लियू रुयान हल्का सा फ्राउन करती है लेकिन पॉलिटली बोलती है बैठ जाओ। वो लड़का उसके पास बैठता है लेकिन बहुत करीब आ जाता है, जिससे लियू रुयान को उसका परफ्यूम स्मेल आता है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। मैं यह सब दूर से देखता हूँ क्योंकि ऑन ट्यूबाक मेरे साथ नहीं आया होता। मैं उसे ढूंढकर ट्रे लेकर उसके सामने बैठ जाता हूँ और जोर से ट्रे टेबल पर रखता हूँ जिससे आवाज होती है। वो लड़का घबरा जाता है और मुझे पहचान कर डर जाता है, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ अभी तक गया नहीं, यहाँ थर्ड व्हील बनने का शौक है क्या? वो तुरंत अपना खाना लेकर भाग जाता है और मेरा मूड थोड़ा ठीक होता है। फिर मैं टेबल की गंदगी देखकर कंप्लेन करता हूँ क्यों ना अगली बार बाहर खाएं, लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि लियू रुयान अचानक उठ जाती है और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि वो खा चुकी है और बिना मेरा जवाब सुने चली जाती है। मैं तुरंत उसके पीछे भागता हूँ लेकिन ध्यान नहीं देता और टेबल से टकरा जाता हूँ, जिस पर मेरे पैर में तेज दर्द होता है। मैं नीचे बैठकर एंकल पकड़ लेता हूँ जो धीरे धीरे सूजने लगता है और मेरी फेयर स्किन की वजह से रेडनेस और ज्यादा साफ दिखती है। लियू रुयान मेरी तरफ देखती है, फिर मेरे एंकल और मेरी वाटरी आंखों पर नजर डालती है। मैं नाक सुड़कता हूँ और अपना एंकल रगड़ता हूँ जिससे वो और सूज जाता है। मैं अंदर ही अंदर उसे डांटता हूँ लेकिन बाहर से उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता हूँ, लेकिन वो मुड़कर चली जाती है मुझे वहीं छोड़कर, जिस पर मैं बेहद हेल्पलेस फील करता हूँ। पूरी दोपहर मेरे दिमाग में मेरा स्वॉलन एंकल बार बार आता रहता है। लास्ट क्लास खत्म होती है, सभी स्टूडेंट्स घर जाने लगते हैं और लियू रुयान टीचर की हेल्प करके वापस क्लासरूम में आती है। वो देखती है कि मैं अभी भी नहीं गया। विंडो खुली होती है, फैन घूम रहा होता है और मैं डेस्क पर सिर रखकर सो रहा होता हूँ। मेरे बाल हवा से हल्के हल्के हिलते रहते हैं। लानू येन अपनी नजरें वापस खींचती है, जिस पर उसकी नजर अचानक मेरे पैर के एंकल पर टिक जाती है, जहां लाल निशान कम होने की जगह उल्टा और गहरा होकर नीला बैंगनी बनता है, जो मेरी सफेद स्किन पर और ज्यादा साफ दिख रहा है। और कुछ सेकंड तक बिना दवाई लगे ही वो बस चुप खड़ी रहती है, जिसके बाद मैं होश में आता हूँ। मैं पीछे हटता हूँ, मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिस पर लियू न्यूयेन कब से रुक चुकी है मुझे पता ही नहीं चलता है। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं हल्की उदासी में जवाब देता हूँ, डेट करने, और क्या? यह बोलते ही मुझे खुद ही अजीब लगने लगता है, जिस पर मैं तुरंत अपनी बात संभालता हूँ। प्यार करते हैं तो डेट भी करनी पड़ती है। लियू न्यूयेन की आवाज में ना खुशी साफ होती है ना गुस्सा। यह सुनकर मेरे अंदर तिन्ह ये थंग वाली ईगो जाग जाती है और यह तो ऑब्वियस है। मैं उसे पहले ही बता चुका हूं कि इस यंग मास्टर को चाहने वाले बहुत हैं, जिस पर लियू न्यूयेन हल्का सा हंसती है और मैं समझ जाता हूं कि वो मेरे टोन को सार्काज्म में पकड़ लेती है। इसके बाद लियू न्यूयेन बस स्टॉप के पास खड़ी रहती है। मैं थककर वहीं नीचे स्क्वाट करके बैठ जाता हूं और चुपके से उसकी तरफ देखता रहता हूं, जो खुद को छोटा सा समेटकर खड़ी है और उसके हाथ में पकड़ा फोन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर कुछ देर बाद वो फोन इस्तेमाल करती है और कुछ मिनट में एक टैक्सी आकर रुकती है। यह देखकर मैं जेलस नजर से देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि काश ये गाड़ी मुझे लेने आई होती। मैं मन ही मन कंप्लेन करता हूँ कि लियू न्यूयेन खुद तो गरीब है ही, ऊपर से मुझ पर खर्च करने में भी कंजूस है। 7,000 डोंग का बस टिकट तक नहीं देती, टैक्सी बुलाने की तो बात ही दूर है। मैं सिर झुकाकर खुद को ग्रेट समझते हुए कंप्लेन करता हूँ कि मैं प्यार के लिए इतना सब सह रहा हूँ। तभी अगले ही पल टैक्सी का डोर खुलता है, जिस पर लियू न्यूयेन आगे बढ़कर डोर पकड़ती है। मैं अभी भी सिर झुकाए बैठा रहता हूँ, जिसे देखकर वो हल्का सा भौं सिकोड़ती है और इम्पेशेंट टोन में बोलती है, यंग मास्टर अभी भी वहीं स्क्वाट करके क्या कर रहे हो? यह सुनकर मैं ऊपर देखता हूँ और शॉक हो जाता हूँ, जैसे सपना सच हो रहा है। मैं जल्दी से उठता हूँ, ऑलमोस्ट गिर ही जाता हूँ, लेकिन समहोव खुद को संभाल लेता हूँ। फिर मैं जल्दी से टैक्सी में बैठ जाता हूँ, जैसे डर हो कि वो अपना फैसला बदल ना दे, जिस पर उसका उठा हुआ हाथ धीरे से नीचे गिर जाता है और वो भी अंदर आकर बैठ जाती है। रास्ते में मैं खुद से ही कुछ डेटिंग प्लेसेस के नाम बोलता रहता हूँ जो मैंने दोस्तों से सुने थे, लेकिन लियू न्यूयेन आंखें बंद करके चुप रहती है। फिर जैसे ही हम उतरते हैं मुझे समझ आता है कि वो इतनी काम क्यों थी, क्योंकि टैक्सी पहले से ही डेस्टिनेशन सेट करके आई थी। सामने फेमिलियर जगह देखकर मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तुम मुझे यहाँ डेट पे लाई हो? मैं यकीन ही नहीं कर पाता हूँ। लियू न्यूयेन मुझे होंग कुआन लेकर आती है और अगर कोई और होता तो मैं जरूर सोचता कि उसके पीछे कोई इंटेंशन है, लेकिन अगर वो लियू न्यूयेन है तो ये पॉसिबिलिटी अभी भी डिनाई नहीं की जा सकती है। जिस पर वो ठंडे टोन में जवाब देती है, तुम खुद पीछे आए हो, ये डेट नहीं है। मैं हेल्पलेस होकर मान जाता हूँ, ठीक है, मेरी ही गलती है कि मैं चिपक गया। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कामली जवाब देती है, काम करने। यह सुनकर मैं इंस्टिंक्टिवली उसके होंठों की तरफ देखता हूँ, जहां पहले का ब्रूज गायब हो चुका है, जिस पर वो खुद अपने थंब से उस जगह को छूती है और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो पहले बताया क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, जिस पर वो मुझे देखती है और कहती है, बताती तो क्या तुम पीछे नहीं आते? मैं तुरंत चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल सही पकड़ लेती है। सच में चाहे वो पहले बताती, मैं फिर भी उसके पीछे आता ही, क्योंकि इस वक्त मेरा कैरेक्टर ही शेमलेस फॉलोअर वाला बना हुआ है। इसके बाद लियू न्यूयेन अंदर जाकर कपड़े बदलने चली जाती है। तभी होंग कुआन की फीमेल मैनेजर आती है, जिसके हाथ में रिपोर्ट होती है। वो मुझे सोफा पर बैठा देखती है और हैरान हो जाती है, यंग मास्टर यहाँ कैसे? वो सोचती है कि मैं तान हान लो से मिलने आया हूँ।
मैं कैजुअली रेस्टरूम की तरफ देखता हूँ और बोलता हूँ, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैनेजर सिचुएशन समझ नहीं पाती। तभी अचानक मेरी आंखें चमकने लगती हैं और मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिस पर लियो न्यू येन बदलकर सामने आती है। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स में उसकी इनोसेंट लुक अब थोड़ी मैच्योर लगती है, जैसे एक सीधा खड़ा पेड़ हो। मैनेजर पहले मुझे देखती है, फिर उसे, और कंफ्यूज्ड होकर धीरे से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, जिस पर लियो न्यू येन स्लीव्स ठीक करते हुए रुकती है और कामली बोलती है, कुछ नहीं, इसे एग्जिस्ट ही मत मानो। यह सुनकर मैनेजर शॉक हो जाती है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं होता। वो वार्निंग देती है, कुछ दिन पहले जो हुआ था भूल मत जाना, लेकिन लियो न्यू येन बिना इमोशन के कहती है, नहीं भूली। जिसके बाद मैनेजर और कुछ कहे बिना चली जाती है। इसके बाद 2 घंटे तक लियो न्यू येन काम करती रहती है और इस दौरान मैं 3 प्लेट फ्रूट्स खा जाता हूँ और 2 बार बाहर से खाना मंगवाता हूँ। मैं बहुत पिकी हूँ, नूडल्स मंगवाता हूँ, लेकिन 2 बाइट के बाद ही बोर होकर उसे लियो न्यू येन की तरफ बढ़ा देता हूँ। वो मुझे इग्नोर करती है, जिस पर मैं जानबूझकर कंप्लेन करने की धमकी देता हूँ। तीसरी बार मैं बोलता हूँ, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं मैनेजर से तुम्हें बदलने को कह दूंगा। यह सुनकर उसका चेहरा थोड़ा डार्क हो जाता है, लेकिन वो चॉपस्टिक्स उठाती है और ठंडे हो चुके नूडल्स को बिना एक्सप्रेशन के खा लेती है, जैसे बस कोई टास्क पूरा कर रही हो। इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है, चाहे ड्राइड फ्रूट्स हो या चिकन पॉरेज। मैं जो भी देता हूँ वो खाती जाती है। बीच में मैं थोड़ा सो जाता हूँ और जब उठता हूँ तो वो कहीं दिखाई नहीं देती है। मैं किसी से पूछने ही वाला होता हूँ, तभी वो बाहर से आती हुई दिखती है। उसने यूनिफॉर्म बदल दिया होता है और हाथ में एक बैग होता है। जैसे ही वो मेरी नजर नोटिस करती है, वो बैग को पीछे छुपा लेती है, लेकिन मैं उसका ये एक्शन नोटिस नहीं करता। मैं कंप्लेन करता हूँ, जब तुम जा रही थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो कामली जवाब देती है, भूल गई। ये सुनकर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। ये भी भूलने वाली बात है? खुद को ही भूल जाओ, फिर मैं क्या हूँ? कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या? पूरा दिन दबा हुआ गुस्सा आखिर बाहर आ जाता है। मैं सिर झुकाकर तेज कदमों से आगे बढ़ता हूँ, बिना पीछे देखे, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे पीछे नहीं आएगी। मेरे अंदर सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट दोनों फील होता है। रास्ते में एक सूखा पत्ता गिरा होता है, जिस पर मैं गुस्से में पैर रखता हूँ और फिर दोबारा कुचलने के लिए पैर उठाता हूँ। तभी पीछे से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज सुनाई देती है, एक पत्ता ही तो है, क्या देख रहे हो? यह सुनकर मैं चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ और बिना उसकी तरफ ध्यान दिए आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ देर बाद पीछे से कोई आवाज नहीं आती है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि लियो न्यू येन के पास वैसे भी मेरे लिए पेशेंस नहीं है। क्या वो सच में चली गई? मैं बेचैनी में पीछे मुड़कर देखता हूँ और उसकी शांत नजरों से टकराता हूँ। वो गई नहीं थी। यह देखकर मेरे अंदर अचानक खुशी उठती है, लेकिन मैं बाहर से अब भी एटीट्यूड दिखाता हूँ। पता है तुम लंबी हो, यहाँ खड़े होकर क्या दिखा रही हो? जिस पर लियो न्यू येन एक कदम मेरी तरफ बढ़ती है और हल्के सार्काज्म में बोलती है, तुम जेलस हो क्या? यह सुनकर मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो ऐसा बोल सकती है। सच में इसकी स्किन कितनी थिक है। मेरी हाइट 1.78 वैसे लड़कों में कोई खास नहीं मानी जाती, लेकिन जब मैं उसे घूरता हूं तो मुझे ऊपर देखकर बात करनी पड़ती है, जिससे मुझे इंसल्ट फील होता है। जिस पर मैं गुस्से में नीचे पड़े सूखे पत्तों को उसकी तरफ किक करता हूं, जो उसके पुराने फेड स्नीकर्स पर लगते हैं, और मैं जोर से सिर घुमाकर गुस्से में वहां से निकल जाता हूं। मेरे बाल हवा में उड़ते हैं और गलती से उसके चिन को छू जाते हैं, जिस पर उसे एक अजीब सा इची फील होता है। वो हल्का सा आंखें सिकोड़ती है, लेकिन हाथ से छूती नहीं है। इसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूं तब भी मन ही मन लियो न्यू येन को बुरा भला बोलता रहता हूं। ये लड़की सच में लोगों को गुस्से से मार सकती है। फिर अचानक मुझे लगता है कि आसपास बहुत शांत है, जिस पर मैं ध्यान से सोचता हूं कि जब से मेरा उसके साथ रिलेशन तय हुआ है, मेरे दिमाग में वो बेकार की रैंडम थॉट्स आनी बंद हो गई हैं, जो थोड़ा अजीब लगता है। मैं कैजुअली अपना बैग फेंकता हूं और उसमें हाथ डालकर चीजें निकालता हूं, तभी मुझे एक नालान बैग मिलता है। ये क्या है? मैं हैरानी में उसे खोलता हूं। अंदर एक यूनान बाइयाओ स्प्रे रखा होता है, जो चुपचाप बैग में पड़ा है। मैं उसे कसकर पकड़ता हूं और अचानक वहीं फ्रीज हो जाता हूं, क्योंकि मेरे एंकल में हल्का दर्द उठता है। मुझे साफ याद है कि मैंने ये दवाई नहीं खरीदी थी, तो ये यहाँ आया कैसे? जिस पर मेरे दिमाग में तुरंत होंग क्वान के बाहर का सीन फ्लैश होता है, जहां लियो न्यू येन एक बैग पीछे छुपा रही थी। इस स्प्रे का इफेक्ट काफी अच्छा होता है, क्योंकि मेरे एंकल का स्वेलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे जाकर पूछता नहीं हूँ। ये दवाई जैसे अचानक आसमान से गिर गई हो, मैं ऐसा मानकर इग्नोर करता हूँ। इसके बाद भी हमारे बीच रिलेशन वैसा ही ठंडा बना रहता है। अगर मैं उसे अप्रोच नहीं करता तो वो खुद से एक शब्द भी नहीं बोलती है, और कई बार तो मैं अप्रोच करता हूँ तब भी वो मुझे इग्नोर करती है। फिर एक हल्की बारिश के बाद शहर अचानक ठंडा हो जाता है। लोग जैकेट्स पहनने लगते हैं। ऐसे ही 1 महीना शांति से गुजर जाता है, इतना कि मैं पहले की बातें भूलने लगता हूँ। आज मैं फिजिक्स क्लास में बोर्ड होकर बैठा होता हूँ, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक थॉट आता है, मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूँ
और सोचता हूँ कि लियू न्यूयन के नेचर के हिसाब से वो शायद मुझे इग्नोर ही करेगी। जिस पर मैं लाइब्रेरी में उसके सामने बैठकर पूछता हूँ, तुम्हें कौन सा केक पसंद है? मैं उम्मीद से उसे देखता हूँ, लेकिन वो बिना कुछ बोले एग्जाम पेपर निकालकर लिखती रहती है। जिस पर मैं लाइब्रेरी में उसके सामने बैठकर पूछता हूँ, तुम्हें कौन सा केक पसंद है? मैं उम्मीद से उसे देखता हूँ, लेकिन वो बिना कुछ बोले एग्जाम पेपर निकालकर लिखती रहती है, जैसे फ्रूट्स, चॉकलेट या योगर्ट। मैं उसका पेन छीन लेता हूँ और बोलता हूँ, बोलो ना। जिस पर वो आखिरकार ऊपर देखती है और टेबल पर उंगलियां टैप करते हुए कहती है, चुप रहो। पास ही साइलेंस का बोर्ड लगा होता है, लेकिन मैं 2 सेकंड भी चुप नहीं रह पाता। मेरे लिए गिफ्ट मत लेना, तुम जो लाओगी वो मुझे पसंद नहीं आएगा। क्या? वो पूछती है। मैं इरिटेट होकर बोलता हूँ, मेरा बर्थडे है। उसकी आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज आता है, लेकिन फिर वो तुरंत नॉर्मल हो जाती है। बस उसका इतना सा रिएक्शन मुझे फिर से इरिटेट कर देता है और मैं वहां से उठकर चला जाता हूँ, उसे अकेला छोड़कर, जो पेपर को घूरती रहती है। अगले दिन क्लास में कुछ लोग मेरे बर्थडे गिफ्ट को लेकर बात कर रहे होते हैं। कुछ तो मुझसे डायरेक्टली पूछने भी आते हैं। मैं जानबूझकर एक तरफ देखता हूँ और लाउड बोलता हूँ, मुझे बहुत चीजें पसंद है, लेकिन असली चीज इंटेंशन है। पैसे मैटर नहीं करते, तुम लोग बस आ जाना। जिस पर बाकी स्टूडेंट्स भी मजाक में साथ देने लगते हैं और क्लास का माहौल लाइवली हो जाता है। शेनजिया यान चुपचाप ये सब देखती है। उसकी आंखों में मिक्स इमोशंस होते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो धीरे से लियू न्यूयन से पूछती है, मुचेन के बर्थडे पर तुम आओगी? जिस पर लियू न्यूयन बिना एक्सप्रेशन के बोलती है, पता नहीं। शेनजिया यान कंफ्यूज्ड दिखती है, जिस पर वो फिर कैजुअली बोलती है, टाइम हुआ तो आ जाऊंगी। ये सुनकर शेनजिया यान थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर देखते ही देखते बर्थडे का दिन आ जाता है। पार्टी शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट होते हैं और गिफ्ट्स का ढेर लग जाता है। वेन शाओबेई मुझे लिमिटेड एडिशन क्रिस्टल ब्रेसलेट देता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे ब्रो। मैं हल्की मुस्कान के साथ गिफ्ट लेता हूँ, थैंक्स चाओबेई। वो मुझे ध्यान से देखता है और पूछता है, क्या हुआ, बर्थडे पर भी खुश नहीं लग रहे? मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन बार बार डोर की तरफ देखता हूँ, जिस पर वेन शाओबेई समझ जाता है कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि लियू न्यूयेंग अभी तक नहीं आई है। वो मन ही मन इरिटेट होता है, क्योंकि शुरू से ही वो हमारे रिलेशनशिप के खिलाफ था और उसने सब देखा है कि लियू न्यूयेन कितनी केयरलेस है। ये कैसी गर्लफ्रेंड है, बर्थडे पर भी नहीं आई? वो सीधे बोल देता है। मैं अंदर से उसकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाता हूँ जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या, आए या ना आए, मैं बोलता हूँ, लेकिन अंदर से मैं हर्ट होता हूँ। फिर अंदर से कोई मुझे केक काटने के लिए बुलाता है, जिस पर मैं आखिरी बार डोर की तरफ देखता हूँ, लेकिन वो अब भी नहीं आती है। नहीं आना तो मत आओ। मैं गहरी सांस लेकर खुद को संभालता हूँ और फिर केक काटने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। होंगक्वान में फीमेल मैनेजर लियू न्यूयेन को सैलरी ट्रांसफर करती है, जिस पर कैजुअली उससे बात भी करती है, आज इतनी जल्दी लीव क्यों ले रही हो? लियू न्यूयेन पैसे रिसीव करके फोन लॉक करती है और कामली जवाब देती है, थोड़ा काम है। जिस पर मैनेजर हाथ हिलाकर बोलती है, ठीक है, काम है तो जल्दी जाओ, आज रेस्ट ले लो। हाँ बोलकर वो बाहर निकलती है। फिर उसकी साइकिल शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती है, जिस पर वो नीचे झुककर टाइम देखती है और स्पीड बढ़ा देती है। ठंडी हवा उसके छोटे बालों को उड़ा देती है, जिससे उसकी साफ आईब्रोज और शार्प आंखें दिखने लगती हैं और ठंड से उसके कान हल्के लाल हो जाते हैं। कुछ देर बाद साइकिल एक ब्राइट एक्सेसरीज शॉप के सामने रुकती है। लियू न्यूयेन कुछ पल तक ज्वेलरी शॉप को देखती रहती है, फिर अंदर चली जाती है। दीदी क्या चाहिए? एक यंग सेल्समैन पूछता है, जो उसकी ब्यूटी देखकर कुछ सेकंड के लिए स्टंट रह जाता है, फिर थोड़ा शर्माते हुए नॉर्मल होता है। जिस पर लियू न्यूयेन की नजर कई ब्रेसलेट्स पर घूमती है, फिर नेकलेस की तरफ जाती है और आखिरकार एक पर रुक जाती है। मुचेन, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, हैप्पी बर्थडे। वो मन ही मन सोचती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां शू जिया जिया केयरफुली रैप्ड गिफ्ट लेकर मेरे पास आती है। आज वो खास तौर पर तैयार होकर आई है। मेकअप और हेयर स्टाइल दोनों काफी पॉलिश्ड लगते हैं, जिससे वो ज्यादा मैच्योर दिखती है। असल में मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन सामने से गिफ्ट लेकर आई है तो मना भी नहीं कर सकता। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, थैंक्स। जिस पर शू जिया जिया मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद आए बस। हम दोनों कैजुअली बात कर रहे होते हैं, परफेक्ट पेयर जैसे दिखते हैं, लेकिन पास में खड़ी ट्रनहान लो ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती है। उसकी फ्रेंड उसे खींचकर धीरे से समझाती है, आज मुचेन का बर्थडे है, यहाँ सीन मत क्रिएट कर, नहीं तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन ट्रान हान लो गुस्से से शू जिया जिया को देखती रहती है, जो मुझे इंप्रेस करने में लगी है। असल में जब से मैंने रिलेशनशिप पब्लिक किया है, मैंने ट्रान हान लो को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और आज तक वो बाहर नहीं आई है। जिस पर वो मन ही मन सोचती है, क्या ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है? तभी पीछे से कोई जोर से मुझे बुलाता है, होस्ट इधर आओ, गेम खेलते हैं। रूम काफी बड़ा होता है, जहाँ कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं और बीच में लोग सर्कल बनाकर खड़े हैं, जहाँ एक एम्पटी बॉटल रखी है। शू जिया जिया मौका नहीं छोड़ती और मेरे साथ ही वहां आ जाती है। क्या खेल है ये? वो पूछती है, जिस पर कोई लड़की बोलती है, ट्रूथ ऑन डेयर, खेलने की हिम्मत है? उसकी आवाज में साफ हॉस्टिलिटी होती है। शू जिया जिया उसकी तरफ देखती है और समझ जाती है कि ये जेलसी मेरे कारण है। मैं दोनों तरफ देखता हूँ, शू जिया जिया और तान हान लो
और अंदर ही अंदर हंसी रोकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे चार्म का इफेक्ट है। मैं इंटेंशनली शुजिया जिया को अपने पास बैठने देता हूँ, जिस पर तान हान लोभी हार नहीं मानती और दूसरी तरफ आकर बैठ जाती है। अब सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं बीच में फंसा होता हूँ, एक तरफ जेंटल ब्यूटी, दूसरी तरफ एरोगेंट ब्यूटी। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस होता है, फिर माहौल फिर से लाइवली हो जाता है। चलो बॉटल में घुमाता हूँ, वेन शाओबेई बोलता है और मुझे आंख मारता है। मैं अंदर से हंसता हूँ लेकिन बाहर से डिसअपॉइंटेड एक्ट करता हूँ। पहला टर्न ट्रान हानलो पर आता है। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ, वो तुरंत बोलती है। यहाँ किसी को पसंद करती हो? हाँ, वो ऑनेस्टली जवाब देती है। सब लोग ओह करते हैं और मेरी तरफ देखते हैं, लेकिन मैं फोन में बिजी होने का नाटक करता हूँ, जिस पर उसका चेहरा डार्क हो जाता है। कुछ राउंड्स और होते हैं लेकिन बॉटल मेरी तरफ नहीं आती। रूम में हीटर चल रहा होता है और मुझे गर्मी लगने लगती है, जिस पर मैं बोलता हूँ मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मैं डोर खोलकर बाहर निकलता हूँ, जहाँ एक लंबा कॉरिडोर होता है और उसके अंत में एक ओपन बालकनी होती है। वहां से शहर की रात दिखती है, चमकती लाइट्स और सड़कों पर चलती गाड़ियों की रोशनी। मैं आंखें बंद करके ठंडी हवा को फील करता हूँ और मेरा मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। तभी पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जिस पर मैं धीरे से आंखें खोलता हूँ और नॉर्मल एक्सप्रेशन में वापस आ जाता हूँ। वो आकर मेरे पास खड़ी होती है। उसके शरीर से हल्की शराब की स्मेल आती है। त्रान हानलो ने तुम्हें ड्रिंक करने पर फोर्स किया? मैं पूछता हूँ। शु जिया जिया सिर हिलाकर कहती है, हाँ, नहीं पीती तो जाने नहीं देती। फिर वो कंप्लेन करती है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो इतनी होस्टाइल क्यों है? मैं कोल्ड टोन में बोलता हूँ, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं तुम्हारे ड्रामा में नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो हार नहीं मानती। मुचेन, तुम्हें पता है वो मुझसे क्यों जेलस है? मुझे जानना ही नहीं है, मैं सीधा जवाब देता हूँ। वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोलती है, मुचेन, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे बारे में सोच सकते हो? उसकी अचानक कन्फेशन पर मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं होता, बस उसे कैजुअली देखता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है, लियू न्यूयन, मैं सीधा बोलता हूँ, जिस पर उसकी आंखों में हल्की डिसरिस्पेक्ट झलकती है। मुझे लगा वो बस टाइम पास है। मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर वॉल के कोने पर पड़े एक कपड़े के टुकड़े पर पड़ती है, जिस पर मैं तुरंत अपनी नजर हटाकर फिर से शुजिया जिया की तरफ देखता हूँ और सीन वहीं टेंशन में ठहर जाता है। हल्की सी स्माइल करते हुए वो जवाब देता है, सिर्फ खेल ही तो रहा हूँ। वो फेस मेरे टेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और तुम? लेकिन अभी तक मेरा मन नहीं भरा है। जिस पर मैं टाइम रहते उसकी बात काट देता हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो। मुक्शाओये ऑफ कांगहू तो मुक्शाओये ही है। एक ही लाइन में दोनों की सीधी इंसल्ट हो जाती है, जिस पर शू राय का चेहरा तुरंत खराब दिखने लगता है। वैसे भी वो अभी काफी यंग है, फेस पर अपने इमोशंस छुपा नहीं पाता है, और जो ऑकवर्ड स्माइल वो बनाता है वो भी काफी स्टिफ लगती है। फिर वो पूछता है, तो तुम कब वॉल तोड़ने वाला गेम खेलोगे? जिस पर शैडो हल्का सा हिलती है और बहुत जल्दी वो फिगर गायब हो जाता है। शू गियाई गियाई अभी भी मेरे जवाब का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी मेरा पेशेंस अचानक खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ, तुमसे क्या मतलब? और ये कहकर मैं बिल्कुल भी उसकी रिएक्शन की परवाह नहीं करता और मुड़कर चला जाता हूँ। फिर मैं वापस उस नॉइजी रूम में आता हूँ, लेकिन उनके गेम में शामिल नहीं होता। सोफा पर बैठकर मैं कैजुअली प्लेट से केक खाता रहता हूँ। शुगिया गया का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो चुका होता है, जिस पर वो वापस नहीं आती। इसके बाद जेन हान लू तुरंत एरोगेंट हो जाता है और मेरे पास आकर फेक कंसर्न दिखाते हुए क्लोज होने की कोशिश करता है, जिस पर मैं उसे कोल्ड टोन में कुछ सार्कास्टिक लाइंस बोल देता हूँ और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। लगभग रात के 9:30 बजे बाकी लोग भी धीरे धीरे चले जाते हैं। फिर कमरे में सिर्फ वेन शाओबेई और मैं रह जाते हैं। वो कहता है, भाई, आज रात मैं तुम्हारे घर रुक जाऊं? वेन शाओबेई और मैं बचपन से साथ बड़े हुए हैं और हर बर्थडे पर वो हमेशा मेरे साथ रहता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं। इतने बिजी कि अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम भी नहीं होता, बस गिफ्ट भेज देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो भी आज मेरे साथ नहीं है। मैं उसकी आंखों में चिंता और सिंपैथी देखता हूँ, जिस पर मुझे अंदर से थोड़ा फनी फील होता है। मैं कहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, आंटी तुम्हें कई बार कॉल कर चुकी हैं, तुम जल्दी घर जाओ। जिस पर वेन श्याओबे कुछ कहना चाहता है लेकिन रुक जाता है। आखिर में पेरेंट्स के लगातार कॉल से परेशान होकर वो चला जाता है और जाते हुए मुझे बोलता है कि कुछ भी हो तो कॉल करना। फिर बाहर सड़क पर येलो लाइट फैल रही होती है, पेड़ों की शैडोज जमीन पर गिरती हैं, जो ऐसे लगती हैं कि जैसे अंधेरे में छुपे मॉन्स्टर्स हों। लियू न्यूयन धीरे धीरे चल रहा होता है, उसकी आईज नीचे झुकी होती हैं, जिससे उसके इमोशन समझ नहीं आते। उसके हाथ में एक केयरफुली पैक्ड गिफ्ट लटका होता है। वो कुछ देर उसे देखता है, फिर एक डस्टबिन के पास रुककर कैजुअली उसे अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वो सोचता है कि कुछ चीजें ट्रैक से हट चुकी हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ठीक करने का मौका है। इधर मुझे इन दिनों काफी बोर्डम फील हो रहा है, दिमाग खाली सा रहता है। लियू न्यूयन पहले से ही कोल्ड नेचर का है, लेकिन बर्थडे पार्टी के बाद तो वो मुझे बिल्कुल इनविजिबल ट्रीट करने लगता है। फिर विंटर वेकेशन करीब आता है और वेदर इतना कोल्ड हो जाता है कि लोग हाथ बाहर निकालना भी अवॉइड करते हैं। क्लास में कुछ गर्ल्स सीक्रेटली वो लेकर स्कार्फ बनाती हैं। वेन शाओबेई भी एक्सेप्शन नहीं है। उसने 2 दिन पहले नई गर्लफ्रेंड बनाई है,
जो दूसरे स्कूल की आर्ट स्टूडेंट है। मैं उससे पूछता हूँ, ये सब करने का क्या फायदा, रेडीमेड खरीद लो ना। जिस पर मैं क्लियरली डिसएग्री करता हूँ। वो टीचर की तरफ देखता है जो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसके हाथ नैटिंग करते रहते हैं, और वो धीरे से कहता है, तुम क्या समझोगे, हैंडमेड चीज ज्यादा वार्म और मीनिंगफुल होती है। मैं उसके लूज स्कार्फ को देखता हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो वार्म होगा। जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं समझता। फिर वो पूछता है, कल क्रिसमस है, तुम टॉपर को क्या गिफ्ट देने वाले हो। कई एग्जाम्स के बाद लियो न्यूयेन हमेशा टॉप करता है और उसकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। वो सच में बहुत आउटस्टैंडिंग है। विंडो के पास वो कामली लेक्चर सुन रहा होता है और उसका फेस बिल्कुल शांत दिखता है। मैं उसे देखता हूँ, फिर नजर हटा लेता हूँ और अंदर से थोड़ा हेल्पलेस फील करता हूँ। मैं कहता हूँ, देखेंगे, स्टूडेंट लाइफ में क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स काफी पॉपुलर होते हैं। टीचर पहले ही वार्न कर देते हैं कि सेलिब्रेशन अलाउड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट कम नहीं होता। सुबह से ही लोग दूसरे क्लासेस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते रहते हैं, जैसे नाइसली पैक्ड एप्पल्स और फ्रूट्स। लेकिन टाइम के साथ मेरी वन साइडेड फीलिंग्स और उसकी कोल्डनेस सबके सामने साफ दिखने लगती है। जो बॉयजेस पहले जेलस और इम्प्रेस्ड थे, अब मुझे मॉक करने लगते हैं। रिच फैमिली का बेटा है तो क्या, फिर भी पीछे पड़ा है उस लड़की के जो उसे पसंद ही नहीं करती। सच में शेमलेस है। जिस पर वेन श्याओबे एक्साइटेड होकर कहता है, ये तो बड़ा सरप्राइज है। फिर वो पूछता है, टॉपर ने तुम्हें क्या दिया। मैं नीचे देखते हुए बोलता हूँ, पता नहीं, और थोड़ा सैड दिखता हूँ। वो मुझे कंफर्ट करता है, कोई बात नहीं, अभी आधा दिन ही हुआ है, शायद वो तुम्हारे लिए रात को सरप्राइज रखी हो। फिर लास्ट क्लास खत्म होती है। टीचर लाउडली छुट्टी अनाउंस करते हैं, लेकिन लियो न्यूयेन फिर भी मुझसे एक शब्द नहीं बोलता। वो एक बैग गिफ्ट्स का स्कूल लाता है और लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर रख देता है। मैं उसकी सीट पर बैठकर क्वाइटली उसका इंतजार करता हूँ और बोर्ड होकर उसकी बुक देखने लगता हूँ। उसकी बुक्स बहुत नीटली अरेंज्ड होती हैं, हैंडराइटिंग भी बहुत क्लीन होती है। उसमें ज्यादा नोट्स नहीं होते, बिल्कुल उसके पर्सनालिटी की तरह, सिंपल और कोल्ड। जैसे ही मैं बुक बंद करने वाला होता हूँ, एक नोट गिरता है, आज रात 7:30 टाइम्स स्क्वायर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नीचे सिग्नेचर में शेन जियानियन लिखा होता है। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले उसे वापस वैसे ही रख देता हूँ। फिर लियो न्यूयेन वापस आता है, अपना बैग उठाता है और हम दोनों यूजुअल तरह स्कूल गेट से बाहर निकलते हैं। जब मैं देखता हूँ कि वो बस स्टॉप की तरफ जा रहा है, मैं जल्दी से उसे पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ, क्या आज तुम लीव ले सकती हो। वो अपना स्लीव छुड़ाते हुए पूछता है, क्यों। मैं थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता हूँ, आज क्रिसमस है। वो हल्का सा नोड करता है, जिस पर मेरी आईज में होप दिखने लगती है, लेकिन फिर वो कामली कहता है, क्रिसमस पर बाहर बहुत भीड़ होगी, कैफे में एक्स्ट्रा पे मिलेगा। जिस पर मैं शॉक्ड होकर उसे देखता हूँ, तुम पैसे के लिए पागल हो गई हो क्या। मैं देता हूँ ना, जितना चाहिए दूंगा। मैं गुस्से में बोलता हूँ, आज तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें डबल ट्रिपल सैलरी दूंगा। जिस पर अचानक एटमॉस्फेयर साइलेंट हो जाता है। आसपास की सारी आवाजें जैसे खत्म हो जाती हैं और बस हमारी सांसें ठंडी हवा में धुंध बनकर उभरती हैं और फिर तुरंत ठंडी हवा में गायब होती जाती हैं।